हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की हमारी मैराथन सीरीज का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आप अभी तक जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें से 3 और 4 कवर कर चुके हैं। आज की इस मुलाकात में हम 1 और 2 कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिवर्स स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। वी आर वर्किंग अपॉन द क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, whether they belong to MCQ category or true false or fill in the blank। हम सब ये मान चुके हैं अच्छे तरीके से। हम एक दूसरे के सामने ये प्रूव कर चुके हैं कि सिर्फ MCQ ही नहीं, हमें सब कुछ करना है। ट्रू फॉल्स भी हम करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हम करेंगे, क्योंकि वो MCQ का रूप लेकर एग्जाम में हमारे सामने आ सकते हैं। हम सब ने ये कसम खाई है कि सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए कंटेंट के अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे। समय रहा तो इसी को कई बार कर लेंगे, लेकिन कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को दोस्तों अंडर एस्टिमेट मत करिए, नुकसान हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ मेरी बात माने, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस की फुल रिस्पेक्ट करें। इसी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो करके सवाल एग्जाम में आते हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है मार्केट, राइट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उस पर आधारित MCQ पहले शुरू करते हैं, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक करेंगे, एज यूजुअल वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। हाँ जी दोस्तों, सो मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस रख देता हूं। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ द मार्केट। मार्केट में मुख्य रूप से क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहला, बायर, सेलर, प्राइस, या ऑल द थ्री। ऑब्वियसली ऑल द थ्री। तो अब आपको पता चल गया कि कौन कौन से कंपोनेंट मार्केट के होते हैं, बायर, सेलर, प्राइस। तो आपसे ये भी तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द मार्केट। या वो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मार्केट। मैं बार बार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि कंटेंट वही आएगा जो इन सवालों में है, वही टॉपिक, वही रूल, वही पॉइंट, वही बात, वही प्रिंसिपल, वही सब कुछ जो आप यहां देख रहे हैं। बस होगा ऐसा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो वो कुछ अलग शब्दों में आएगा, किसी अलग नाम से आ जाएगा, किसी अलग कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। जैसे यहां पर एसेंशियल फीचर ऑफ द मार्केट करके आए, वहां पर कंपोनेंट करके आ जाए। तो आपको याद रखना है कि 4 ऑप्शंस मन लगाकर पढ़ने हैं। यहां पर तीनों ही फीचर्स मार्केट के हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग रन में प्राइस इज गवर्न्ड बाय व्हाट। प्राइस को कौन गवर्न करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी। आपको बताऊं, करने को ये दोनों भी कवर करते हैं, करने को ये दोनों भी गवर्न करते हैं। बात चल रही है कि लॉन्ग रन में कौन चीज ज्यादा मैटर करती है। कॉस्ट घटती चली जाएगी, मार्कअप बढ़ता चला जाएगा, या प्राइस घटता चला जाएगा। कल को कॉस्ट अगर हमारी बढ़ गई तो मार्कअप भले ही हम थोड़ा कम करें, लेकिन प्राइस को तो बढ़ना ही है। मेरा कहने का मतलब है कि लॉन्ग रन में व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। देखिए, कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन प्रॉफिट की हो या लॉस की हो, लॉन्ग टर्म में परसिस्ट नहीं कर सकती। अगर हम एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं, यानी कि हम एक जनरल अजम्पशन वाले मार्केट में हैं, यानी कि हम एक नॉर्मल बाजार में बात करें, तो कोई भी एबनॉर्मैलिटी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। लंबे समय तक टिकता है नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन का। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज द आंसर। शटडाउन कब होगा? जब आप एवरेज कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे, पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट भी आप नहीं निकाल पाएंगे, when the price is less than the average variable cost। बाकी ऑप्शन मन लगाकर पढ़िए। तो वहां लिखा क्या है? जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मोर हो, तो भाई मोर होगा तो प्रॉफिट होगा, शटडाउन क्यों करेंगे हम? when the price is equal to fixed cost, ये असंभव है। वेरिएबल कॉस्ट भी तो आदमी रिकवर करेगा। प्राइस इज मोर देन द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मोर वाले ऑप्शन तो भाई अपने को लेने नहीं। मोर वाले ऑप्शन में तो शटडाउन होने का नहीं। अपने को शटडाउन कब करना होगा? जब व्हेन द प्राइस इज बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अ फर्म मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज अर्निंग बियॉन्ड द नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्निंग व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इन चार में से ऑप्शन ये हो सकता था एब नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल का उल्टा एब नॉर्मल होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। नॉर्मल का सुपर नॉर्मल शब्द होता है पॉजिटिव सेंस में। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज द राइट आंसर। The market state that satisfy all the essential features of perfectly competitive market except identity of the product। याद करिए, परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट का जो फीचर था एक कि सब लोग एक जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो कॉमन आइडेंटिटी वाला फीचर हटा दो तो वो क्या बन जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कैसे? हर व्यापारी अपने आप में एक नया फीचर लेकर सामान को बेचता है, तो वो अपने फीचर के संबंध में मोनोपोली है, लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी के संबंध में कंपटीशन है। यहां पर भी आगे क्वेश्चन आएगा कि जो सोप केक इंडस्ट्री है, जो साबुन की टिकिया बनाकर व्यापारी बेचते हैं, सब है तो साबुन ही, प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है, लेकिन सबकी खुशबू है, सबके फीचर, सबके विज्ञापन, सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस अब उन्होंने चिपका रखी है। तो द आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब आपका प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो फिर क्या होता है, आपको प्रॉफिट होगा, दूसरों को देख करके आकर्षण होगा और वो आपके बाजार को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, बस यही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। इनमें से क्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है? अगेन द सेम थिंग, दिस क्वेश्चन कैन कम इन मल्टीपल वेज। इट कैन कम लाइक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ फीचर ऑफ व्हाट मार्केट, product differentiation is found in what type of market, which of the following is a feature of monopolistic competitive market। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अलग अलग एंगल से शब्दों के साथ खेलते हुए अलग अलग रूप में, अलग अलग रूपावली में प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। You must be well prepared, you must be ready to answer all the questions। Please learn and revise the concepts covered in these questions। जिन नियमों पर ये प्रश्न बने हैं वो नियम तो यहां आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का नियम क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का प्रोडक्ट अलग अलग होता है, हर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, होमोजीनियसनेस नहीं होती, नॉर्मल एंड शॉर्ट रन नहीं होता, सिंगल बायर नहीं होता। तो दीज थ्री फीचर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। Next is, in a competitive market, who is the price maker? In the competitive market, the industry forces are the price maker. The demand and supply equilibrium is the price maker. The demand and supply are the invisible hands which operate on their own, are the price maker. So firm is not, consumer is not, associations are not at all. 10th question, monopoly demand curve, क्योंकि आप अकेले हैं इसलिए इट्स सेम एज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। विच इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टू बी मैक्सिमम, MC इक्वल्स टू MR। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयरइन यू वुड डेफिनेटली अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल। एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व एक कब होंगे? अभी तो बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, जब आप हैं बाजार में। आपसे अच्छा आपसे बुरा का सवाल ही नहीं है, सिर्फ आप ही पाए जाते हैं बाजार में, then your industry demand curve and your revenue curve would be same because there's no one to fulfill that demand in the market. OPEC, Organization of Petrol Exporting Countries, is a cartel. They have created a group to control everything in their industry. उनको पता है कि हमारे पास है तेल, तो इसलिए उन्होंने कंट्रोल करने का पूरा तैयारी कर रखा है। What means absence of competition? No doubt, monopoly. कोई और है ही नहीं। आप देखिए कितने सारा प्रश्न मोनोपोली से है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से है, इन बातों को ऑब्जर्व करना चाहिए आपने। In the long run, a firm in perfect competition earns normal profit only. This is a repeated question. We have discussed it earlier also. Oligopoly आप जानते होंगे, जहां पर कुछ सेलर्स होते हैं, जहां पर बहुत सारे सेलर्स नहीं पाए जाते, बहुत कम सेलर्स होते हैं।
पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है आप मार्केट में बहुत अंदर तक गहरा टिक जाना चाहते हैं. सो व्हाट डू यू रिड्यूस योर प्राइसेस. When you reduce your prices, you try to attract maximum customers to get the maximum penetration. So low pricing. तो हाई प्राइस नहीं, डुअल प्राइस नहीं, सपोर्ट प्राइस नहीं, ये तीनों ऑप्शंस भी आप ध्यान रखें. इन ऑप्शंस को देखकर आपको एहसास होगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल नहीं होंगे. तो एग्जाम में इसका अगर कुछ ऑपोजिट टाइप से आया तो आप कर पाएंगे. 18वां प्रश्न. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू. याद है कुछ लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट. तो कितने बाजार हो गए? 3 टाइप के. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इनमें से 3 फीचर ऐसे हैं जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हैं. तो इस बहाने हमें 3 फीचर याद हो जाने चाहिए. किसके? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के. नीचे दिए गए 4 फीचर्स में से 3 ऐसे हैं जो किसके हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हैं. तो हैं वाले भी याद कर लो ना भाई, तुम्हारे काम ही तो आएंगे एग्जाम में. कौन कौन से 3 फीचर्स हैं वो देखो. पहला, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, पार्शियल कंट्रोल वो लोग कर सकते हैं अपने प्राइस पर, लेकिन वहां एडवर्टाइजिंग ना हो सके ऐसा नहीं है. एडवर्टाइजिंग तो भाई साहब बहुत होगी. जब नंबर ऑफ सेलर्स हाई हैं तो कंपटीशन हाई है, और जब कंपटीशन हाई है तो एडवर्टाइजिंग बंद क्यों करवा रहे हो भाई? Absence of advertising is not the feature of monopolistic competition. Now, the price for selling the same commodity at different prices, differential. भाई skimming pricing is महंगा pricing. याद कर लो. Skimming price is high price. Penetration price is low price. Cost plus price is a standard price. कि हमारा तो भैया जितना लागत लगती है 20% मुनाफा खाते हैं हम, तो हमारा सेट है. ठीक है भाई, सेट है 20% मुनाफा. Differential pricing is what? Differential pricing is the different prices with respect to lot many factors. ठीक है, चलिए तो बधाई आप सबको. अब हमने पढ़ लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 2. Now we head towards true and false, and after that we'll be doing fill in the blanks. Okay, be ready for them as well because they can come in the form of MCQ in your फाउंडेशन एग्जाम. राइट, चलो. रेलवे एग्जाम्पल है किसका? परफेक्ट मार्केट का. भाई कितनी कंपनियों की रेलवे है? कोई फोन करके बोले भाई मैं रेल से आया, तो तुम ये थोड़ी पूछते हो कौन सी कंपनी की रेल से आया. रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली, सो फॉल्स. शुगर केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नो, देयर इज नो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. शुगर केन वुड बी शुगर केन एवरीवेयर. Right? So it's a kind of perfectly competitive market. False. Free entry, free exit is not the feature of monopoly. Correct? Monopoly में कोई free entry, free exit नहीं है. भाई साहब entry नहीं है, exit तो बाद में होगी. MC और MR बराबर होंगे तो maximum profit होगा. अब आप देखिए ये क्वेश्चन जो ये वाला है, ये देखिए आप. फोर्थ पॉइंट दोस्तों इस बात का सबूत है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है. वैसे तो आप लोगों को वैसे भी मास्टर की बात पर भरोसा करना चाहिए. हम लोग दिन में कहें रात तो आपको रात ही माननी चाहिए. भरोसा ही भजन होता है. लेकिन मैं सबूत दिखा चुका हूं अब आपको. अभी आपने MCMR के ऊपर, मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर MCQ देखा था, और उसी बात के ऊपर ट्रू फॉल्स भी है. तो सेम चीज पर ट्रू फॉल्स बना तो सेम चीज पर MCQ भी बन सकता है ना. कृपया मान जाएं, आप ही का लाभ है. So when MC equals to MR, the firm will get maximum profit. Yes, why not? Next, the firm in monopoly is the price taker. No, it's the price maker. Monopoly में आप प्राइस डिटरमाइन करते हैं. मोनोपोली में आप जो कहते हैं वो प्राइस माना जाता है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कहीं पर हमारे पास. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन मोनोपोली मार्केट ओनली. टू और कहीं हो भी नहीं पाएगा. ठीक है, सिर्फ आप ही के यहां पर हो पाएगा. मोनोपोली में ही केवल ये हो पाएगा, कहीं और संभव नहीं है. नेक्स्ट, प्योर ओलिगोपोली इज वन व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस. एग्जैक्टली.
नंबर ऑफ सेलर्स मैनी नहीं है, फ्यू है, बट दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. And when they are selling the same product, that means it is homogeneous. And when that is homogeneous, few sellers, it makes up an oligopoly. ठीक. Next question. Kinky demand curve is the feature of monopoly. No, मैं लिख कर लाया हूं आपके लिए. Kinky demand curve कहां पर पाया जाता है बताइए? ओलिगोपोली में, ना कि मोनोपोली में. The firm in monopolistic competition earns abnormal profit in the long run. Not at all possible, दोस्तों. Please understand that in the long run, in perfect competition as well as in the monopolistic competition, we earn the normal profit, right? Not the abnormal profits. The firm under perfect market earns only normal profit in the short run. नहीं. Short run में, long run, short run में normal profit नहीं होता. लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है. चलिए, एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. इम्पॉसिबल. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, थ्री. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. ठीक है, हाँ यही तो ना. हाँ, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग. In perfect competition, there is large number of firms producing heterogeneous. No heterogeneous. Homogeneous. The concept of monopolistic competition was introduced by Adam Smith. No, it's Chamberlain. AR equals to MR curve is parallel to x-axis. Correct. वो ग्राफ्स दोस्तों एग्जाम में तो बनाने हैं नहीं, बट ग्राफ फिर भी ना आपको एक बार देख के जाना चाहिए. इकोनॉमिक्स में आपके एमसीक्यू पैटर्न वाले पेपर में ग्राफ का प्रश्न बहुत मिनिमम आता है, बहुत कम. लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि when you look at the graph and if you are able to remember it, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके ग्राफ देखकर ही सॉल्व हो जाते हैं. तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना. अगर आप ग्राफ देखकर याद रख पाते हो तो अच्छी बात है, वरना कोई ऐसी लोड की बात नहीं है. टेंशन मेंशन नहीं लेनी है ना. चलो, तो अब हम स्वागत करते हैं आप सबका फिल इन द ब्लैंक में. इस फिल इन द ब्लैंक को करने के बाद हम चैप्टर 2 को समाप्त मान लेंगे और फिर उसके बाद प्रारंभ करेंगे चैप्टर नंबर 1. आइए. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, invisible hands are also called price mechanism, the demand and supply forces. In the dash market, firm has excess production capacity in the long run, monopolistic competition. If the demand curve of pure monopoly is elastic, देखो भाई, अगर pure monopoly की demand elastic है तो marginal revenue will be positive. Average revenue curve is also known as demand curve, correct? क्योंकि जो डिमांड है उसी के पैटर्न से रेवेन्यू मूव करता है. टॉयलेट सोप इंडस्ट्री क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. हमने अभी ऊपर बात करी थी इसके बारे में. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या है? यू कांट चूज कि आपको कौन सी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो मोनोपोली. प्राइस रिजिडिटी इज द फीचर ऑफ, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं प्राइस को, वो अपने पार्टली कंट्रोल कर लेते हैं सारे लोग मिलकर के. इन द डैश मार्केट द फर्म हैज नो डेफिनेट डिमांड कर्व, ओलिगोपोली. The demand for monopoly product is less elastic. देखो ध्यान से, जब आपका प्रोडक्ट मोनोपोली में है तो जिसने भी खरीदना है आपसे खरीदना है, तो डिमांड का पैटर्न फ्लक्चुएट नहीं होगा. तो जब वो फ्लक्चुएट नहीं होगा तो वो लेस इलास्टिक होगा. जीरो इलास्टिक तो नहीं कह सकते, थ्योरेटिकली जीरो इलास्टिक भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली जीरो इलास्टिक नहीं होती कोई चीज. द डिमांड फॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक. ऑब्वियसली monopolistic competition market is just near to perfect competition market, तो वहां तो elasticity पूरी रहेगी. In a perfect market, price is determined by the invisible forces, that is demand and supply, that is industry. AC Pigou has classified the price discrimination into 3 types. ठीक है. The monopoly determine the less price. है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. मोनोपोली किसी चीज का प्राइस कम क्यों रखेगी? जब उसकी डिमांड इलास्टिक होगी. जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत इलास्टिक है तो तुम्हारा हल्का प्राइस बढ़ाते ही ग्राहक कहीं और से नहीं खरीदेगा तो तुमसे भी नहीं खरीदेगा. वो कह रहा है मैं कंजम्पशन ही छोड़ देता हूं. भाई बात ही खत्म, कोई विकल्प नहीं है, तुम्हारे अलावा कहीं और से खरीद नहीं सकते तो हमें खरीदना ही नहीं है.
ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इज बेस्ड ऑन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, करेक्ट। अब देखो इसका एमसीक्यू और कैसे बन सकता है, कौन सी डिग्री, विच डिग्री इज बेस्ड ऑन पेइंग कैपेसिटी, या फर्स्ट डिग्री इज बेस्ड ऑन व्हाट। ठीक है, प्लीज मेरी बात समझ कर पेपर में बैठिएगा। जितनी लाइनें इन क्वेश्चंस के अंदर हैं उतनी लाइनें अच्छे से लर्न करके जानी है आपने, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके का बनकर आया तो आप कर पाए। इक्विलिब्रियम प्राइस इज एस्टैब्लिश्ड एट पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा हुआ, बधाई आप सबको। अब बारी है चैप्टर नंबर 1 की। अब बारी है पहले चैप्टर की, और इसका जो वेटेज है वो आप जानते हैं 20% है। हालांकि इस चैप्टर में काफी सारे सवाल आपको मिलते हैं। आपने जो पिछला चैप्टर करा यानी चैप्टर 2 वो 15 नंबर का था और ये 20 नंबर का है, तो 35 नंबर का वीडियो कंटेंट हम आपको दे चुके हैं, और आज के बाद आपका 35 का और काम पूरा हो जाएगा। 70 नंबर के इकोनॉमिक्स का सारा समाधान आज आपको मिल रहा है। इस जो हमारा एमसीक्यू का सीरीज पहले चैप्टर का है, 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपने रिवाइज करके ही जाने हैं। क्या होता है कि 11th में 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है आप सब ने, तो आपको लगता है कि भाई ये तो हमारा सब कुछ आता ही है हमको, इसमें तो गलती हम कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों कोई भी ओवर एस्टिमेशन आपको अपनी कैपेसिटी का नहीं करना है, और अंडर एस्टिमेशन आपको एग्जाम का नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, यही ही आपका रिवीजन है। आपको चैप्टर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला सवाल, हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? वी ऑल अंडरस्टैंड, एडम स्मिथ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी किससे डील करती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग से। उसकी अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उस पर नॉर्मेटिव थ्योरी काम करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? पूरी इकोनॉमी के साथ तो मैक्रो होता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो तो मैक्रो में कवर होगी, तो हमारी अपनी इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं वो हम सब जानते हैं कि माइक्रो में कवर होती हैं। इन इकोनॉमिक्स गुड्स इंक्लूड्स मटेरियल थिंग्स। अब मटेरियल थिंग किसे कहेंगे? जो विजिबल होती हैं, जिनको ट्रांसफर करा जा सकता है, जो टेंजिबल हैं। तो यहां पर ए कैन बी ट्रांसफर्ड, बी कैन बी विजिबल, तो आंसर क्या रहा? बोथ ए एंड बी। पांचवें प्रश्न के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो जगजाहिर बात है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। पॉइंट नंबर 6 है नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व। पीपीएफ आपको याद है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, उससे ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो अनअटेनेबल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ पीपीएफ इज लीनियर इट एम्प्लाइज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, के अपने को बराबर नुकसान है, बराबर फायदा है, एक जैसा कैलकुलेशन है if we switch off from one product to second another product in the combinations. Any point beyond PPF देखा आपने? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि PPF के अंदर के जितने पॉइंट हैं वो अटेनेबल हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं। PPF पर सब कुछ ओके है। पीपीएफ से नीचे मंदी है, पीपीएफ से मतलब पीपीएफ से नीचे खराब है, पीपीएफ से ऊपर सपना है, ख्वाब है। ठीक है। इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट द पॉइंट लेफ्ट टू द पीपीएफ दैट मींस बिलो द पीपीएफ, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, लो प्रोडक्शन है, लैक ऑफ बेनिफिट्स हैं, लैक ऑफ प्रॉफिट्स हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी की स्थापना किसने करी? श्री मार्शल ने। देखिए क्या होता है कि ऐसे सवालों में कोई लॉजिक ना लगाएं और याद कर लें कि किसने क्या थ्योरी दी थी, किसने क्या कहा था, कौन सा प्रिंसिपल का क्रेडिट किसको जाता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करके चले जाना है। लग्जरी गुड्स की सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, वेरी हाई। इनके प्राइस बढ़ते हैं तो लोग इसको खरीदना कम कर देते हैं। द डिमांड फॉर सॉल्ट इज इनइलास्टिक। क्यों? क्या खाओगे फिर उसकी जगह? उसका कोई विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है।
प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी कब ज्यादा होगी? जब उसके सब्स्टिट्यूट बहुत है। भाई अगर वो लाइफ सेविंग हुआ तो फिर इलास्टिक ही नहीं रहेगा, वो तो लोग खरीदेंगे खरीदेंगे, है ना। चलिए 14th देखते हैं कि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए, आपका समय ना खराब हो इसलिए। ये समय ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी में लगाइए, घर पर बैठकर कई बार इन क्वेश्चंस को करिए। आपको जब तक उल्टी ना आने लगे, बार बार सेम प्रश्न करिए। आपको लगेगा, कई बच्चे लिख रहे थे कि भाई ये तो हम कर चुके और कुछ बताओ, अब ये कुछ कर चुके हम और कुछ बताओ। कितनी बार करा आपने? 8 बार, 10 बार, 15 बार। इतनी बार कर लीजिए कि उल्टी आने लगे, तो पेपर वाले दिन देखिएगा आप 90% पार स्कोर आप कर पाएंगे just by doing all these questions. But MCQ भी, ट्रू फॉल्स भी, फिल इन द ब्लैंक भी। बर्गर का प्राइस 12 रुपए था और 20 रुपए कर दिया गया, तो डिमांड 300 से 200 यूनिट की रह गई। तो फार्मूला आपको पता है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये हमने वैल्यू रख दी, 0.5 हमारा आंसर आ गया, राइट। इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू कब होगा? अगर क्वांटिटी में चेंज कम आए, लोग ने खरीदना कम कर दिया क्योंकि प्राइस आपने बढ़ा दिया, लेकिन जितने परसेंट आपने प्राइस बढ़ाया, खरीदना उससे लोगों ने ज्यादा उतना ही कम नहीं करा, थोड़ा सा कम करा, तो फिर भी हमारा रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगला प्रश्न, price elasticity of the product is given -6. 20% is the increase in price. So what is the percentage change in quantity demanded? Simple formula. Change in demand divided by change in price is the price elasticity. Price elasticity LHS में दे रखी है -6, ये change in price दे रखा 20, तो 20 into -6 12। 12 जो है, जो 12 है दोस्तों, उसको आपको याद रखना है कि जो 12% आया, वो 12% कैसा है, वो 12% क्या चीज है। वो 12% आपने ध्यान रखना है कि वो 12% की जो वैल्यू इंक्रीज है या डिक्रीज है। भाई इनवर्स रिलेशन है ना, अगर इलास्टिसिटी -6 है तो वो 12 इंक्रीज वाला लेना है आपको, ये 12% इंक्रीज। करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट? इनमें से कौन सप्लाई का फैक्टर नहीं है? देखो भाई, नंबर ऑफ बायर से डिमांड पैदा होती है, नंबर ऑफ बायर सप्लाई का फैक्टर नहीं हो सकता। इनमें से कौन हाईली इनइलास्टिक है? पेरिशेबल गुड्स, हाईली इनइलास्टिक सप्लाई इनकी कैरी होती है, ठीक है। फिर एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि सप्लाई फंक्शन है Sx इज इक्वल टू 5px प्लस 3, तो बस वो प्राइस की वैल्यू रख दो, प्राइस है 2 रुपए, 5 इंटू 2 10 रुपए, 10 रुपए 10 प्लस 3 13, 13 इज द यूनिट क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शन का। चलिए दोस्तों, 20वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, डैश इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट का रिलेशन इज इनपुट आउटपुट फंक्शन। कुछ नया नहीं सोचना आपको। वेरिएबल फैक्टर किसे कहते हैं? विच कैन बी चेंज्ड ओनली इन लॉन्ग रन? नो, वो तो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। विच कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, जिनको शॉर्ट रन में बदल सकते हैं। विच कैन नेवर बी चेंज, नहीं, दोनों में बदल सकते हैं, लॉन्ग रन में भी बदल सकते हैं, शॉर्ट रन में भी बदल सकते हैं, जब मर्जी बदल सकते हैं, वो वेरिएबल है, इसलिए बोथ ए एंड बी। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। आप जानते हैं लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड नहीं रहता, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और लॉन्ग रन में वो सबके लिए लागू होता है। What is the maximum point of the total production when the marginal production cannot happen? What do we mean by marginal production? Additional unit. And when the additional unit is 0, इसका मतलब TP top पे पहुंच चुका है। At the point of inflection, the total production will generally will go on a trend, either increasing or decreasing. ठीक है, खाली इंक्रीजिंग ट्रेंड वाला ऑप्शन हम नहीं ले सकते। If the marginal product of labor is below
द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू। भाई आप लाइन सुनिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो, दैट मीन्स इट इज फॉलिंग। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग। सिंपल। कीवर्ड्स पकड़िए, सेंटेंसेस को पढ़िए, पूरा तैयारी करिए, तभी आप समझ पाएंगे। आपको 100% तैयारी कर कर जाना है पेपर में। आप यहां पर ऑप्शंस देखें, कितनी लाइन मैचिंग सी चल रही है, आप देखिए। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है अगर वो बिलो है तो फिर वो फॉलिंग ही है। Why does the law of increasing returns operate? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों ऑपरेट करता है, मतलब लॉजिक वो पूछ रहे हैं उसका। हमने फुल यूज कर लिया है फैक्टर्स का, हमारे वेरिएबल फैक्टर्स बहुत एफिशिएंट हैं, हम राइट कॉम्बिनेशन पर पहुंचे हुए हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। रैशनल प्रोड्यूसर किस पर ऑपरेट करता है? स्टेज 2 पर, मिड स्टेज पर। इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज अराइज ड्यू टू व्हाट? देखो जी, ऐसा है, जो इंटरनल चेंजेस हैं वो इंडस्ट्री की वजह से क्यों होंगे, जो इंटरनल चेंजेस हैं वो फर्म लेवल की वजह से होंगे ना, इसलिए इसमें बोथ नहीं हो सकता। इंटरनल इकोनॉमी, इंटरनल डिसइकोनॉमी, इंटरनल एडवांटेज, इंटरनल डिसएडवांटेज कैन नॉट अराइज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओनली द फर्म लेवल चेंजेस आर द राइट आंसर। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप देखो, इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स में बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता? वैसे तो मुझे यकीन है कि आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस मुकाम पर आप हैं इस वक्त, 64 सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अभी हम करेंगे। आपको ये बात पूरे अच्छे से तैयारी पे पता चल चुकी होगी कि कन्वर्जन हो सकता है। किसका? फिल इन द ब्लैंक का इसमें, उसका फिल इन द ब्लैंक में। अब क्योंकि आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक नहीं आने, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा। अब वो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब 3 फॉल्स है ना, तो 3 फॉल्स याद रख लो। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फैक्टर्स प्रोपोर्शन। नो, फैक्टर प्रोपोर्शंस के इफेक्ट की वजह से वो नहीं होता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज ओनली बिकॉज ऑफ इनविजिबिलिटी। नो, टेंजिबल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल इकोनॉमीज केवल एक्सपोर्ट में होती है। क्या बात कर रहे हो आप, इंटरनल इकोनॉमीज डोमेस्टिक में क्यों नहीं हो सकती? एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब एमपी इज इक्वल टू एपी। ठीक है, ठीक है। शुरुआती स्टेज में जो फैक्टर्स यूज होते हैं प्रोडक्शन में होते थे वो क्या थे? कैपिटल, लैंड या लेबर? लैंड एंड लेबर। कैपिटल अगर हम पे कम भी है तो भी हम ऐसे काम करें जो लेबर इंटेंसिव हो, जिसमें हम अपनी कला से पैसे कमा पाए, मेहनत से पैसे कमा पाए। मोड ऑफ प्रोडक्शन वॉज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। मार्क्सिस्ट लोग इसको फॉलो करते हैं। द लेबर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब यहां वैल्यू ऑफ इनपुट है नहीं, तो वैल्यू ऑफ इनपुट में इनपुट क्या है? फिक्स्ड लैंड इनपुट नहीं है, कैपिटल इनपुट नहीं है, मटीरियल जो है वो इनपुट होता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोशलिस्ट नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या कहलाती है? कि सब कुछ समाज का है, सब कुछ जनता का है, सब कुछ सबका है, उस पर किसी एक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ना तो कैपिटलिस्ट के पास, ना लेबर क्लास के पास, सरकार और समाज के पास सब कुछ होना चाहिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मींस वेयर द वेल्थ एंड इनकम ऑफ द कंट्री आर ओन्ड बाय, ये शब्द सुना है आपने? बोर्गेस। इनके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ रहता है। कौन लोग होते हैं ये? जो धनाढ्य हैं, जिनके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी है। अकॉर्डिंग टू डैश, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। जेबी से भाई साहब ने ये कहा। द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज रिटन बाय मार्शल। व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? ये तो सारी है। अब आप सोचिए, इस पर सवाल बन सकता है इनमें से कौन सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, या इनमें से कौन सेंट्रल प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, बिल्कुल गलती नहीं करनी है अब इस बार पेपर में आपको। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप रिलैक्स होकर ध्यान से पढ़ेंगे। वो इन्हीं में से छुपा छुपी खेलकर आपके पास आया होगा।
आइए देखते हैं, यहां पर लिखा है क्या, यहां पर लिखा है व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, हु इज द अल्टीमेट कंज्यूमर, विच इज नॉट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर नहीं होता, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर एक सोशल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। डिडक्टिव मेथड को और क्या कह सकते हैं, अब आप सोचिए, चार नाम आपको याद करने हैं, डिडक्टिव, प्रायर, एब्स्ट्रैक्ट और एनालिटिकल, वन एंड द सेम थिंग। तो अब आप सोचिए, एक शब्द के चार अर्थ यदि आपको प्राप्त हो जाएं तो कितनी कमाल की बात है। ये चारों अर्थ यदि आपको प्राप्त हो जाएं तो कितनी सही बात है। इस पर क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। वो इसकी जगह बोल सकते हैं प्रायर मेथड का अनदर नेम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का अनदर नेम क्या है, एनालिटिकल मेथड का अनदर नेम क्या है। दे कैन आस्क, यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस। 40वां सवाल आपके सामने, स्टॉक ऑफ द गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। समाज की, राष्ट्र की, अंतरराष्ट्रीय संपत्ति कैसे हो सकती है, जो तूने खरीदी वो तेरी हुई ना। सेविंग्स आर एक्युमुलेटेड इनटू इनकम, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट और नन। देखो क्या होता है, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने इनकम लिख रखा है, लेकिन सेविंग्स आर एक्युमुलेटेड इनटू क्या कहते हैं उसे, वेल्थ। लेकिन इनकम में इसलिए माना जाता है कि जो अ रुपी सेव्ड मींस अ रुपी अर्नड। आज आपने रुपी सेव कर लिया, अगले महीने आपने कुछ पैसे कमाए, तो जो ये सेविंग है वो आपकी अर्निंग के रूप में ही आपके पास अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, वेल्थ और इन्वेस्टमेंट का क्या रेशो है, द इन्वेस्टमेंट्स टर्न इनटू वेल्थ। परचेजिंग पावर ऑफ न्यू शेयर ऑफ कंपनी इज कॉल्ड व्हाट। भाई किसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे तो वो क्या है, रियल इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो या टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका जो पहले से पोर्टफोलियो था उसमें ही आपने पैसे और लगा दिए। सेविंग्स ऑलवेज इक्वल टू, नहीं नहीं ध्यान से देखिए आप, सेविंग्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मैं इस आंसर से सहमत नहीं हूं। सेविंग डज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो इंस्टीट्यूट को फॉलो करने वाली बात है। What are the constituents of money supply? मनी सप्लाई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? मनी सप्लाई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑल ऑफ द अबव। रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलर्स चेक, all are considered to be the constituents of money supply. But the problem is the institute has given us a wrong marking of only credit card. No, they are all money supply. What are the functions of market? To determine price of the goods, to determine quantity of the goods, both या none. Answer should be both. Answer should be both, not none. According to the law of demand, demand varies with price. Inverse relation, बहुत मशहूर law of demand है, आप सब जानते होंगे. In the case of inferior goods, the consumer purchases less with increase in income. भाई पैसे बढ़ गए ना पॉकेट में, जब रोकड़ा ज्यादा है तो इंफीरियरिटी कम है, तो इंफीरियर गुड्स भी कम है। When the price of a complementary product falls, अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो इस वाले प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी, मेन प्रोडक्ट की। अदर प्रोडक्ट विल इंक्रीज। भाई हमारे पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो कार का भी परचेज बढ़ जाएगा। सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है। Dash refers to the quantity of a commodity which a firm is willing to produce. देखो आप, firm is one unit of the industry. So whatever the firm will produce and sell, it is the individual firm supply. It is not the aggregate supply. Equilibrium means no change, unchanged position. Equilibrium price when demand equals to supply. If the demand curve more than the supply, the price, if the demand more than supply, then the price, no, it can come down to be decrease, right? अब वहां पर कांस्टेंट है तो लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने हिसाब से आंसर दीजिए तो बहुत सही रहेगा। होता क्या है कि देखिए कई बारी हम सही करने के चक्कर में गलती कर जाते हैं।
वो ठीक है, मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जैसे मैथमेटिक्स होती, उसमें आपने कैलकुलेट करा और आपका आंसर सही आ गया, सब बच्चों का सही आ गया, लेकिन इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग मार्किंग दे रखी है। लेकिन आप रॉन्ग मार्किंग के पीछे ना पड़े, जो कोशिश करिए कि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अजम्पशंस वाली चीज़ें हैं, अप्रोच वाली चीज़ें, उसमें जो एंगल इन्होंने माना है वही एंगल आप फॉलो करिए। इफ द सप्लाई इज मोर देन द डिमांड देन द प्राइस विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था इफ डिमांड इज मोर देन द सप्लाई देन द प्राइस विल इंक्रीज। कांस्टेंट नहीं हो सकता। 55 मोर इंक्रीज इन सप्लाई एंड लेस इंक्रीज इन डिमांड। सप्लाई में मोर इंक्रीज हो गई, लेकिन डिमांड में इंक्रीज हुई, लेकिन कम इंक्रीज हुई, तो भी प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, MP is equal to AP, the AP is maximum always. Explicit cost किसे कहते हैं? जो वाकई में खर्च होता है। Implicit वाकई में खर्च नहीं होता, explicit वाकई में खर्च होता है। 58 इनमें से क्या explicit का एग्जाम्पल है? Cost of raw material, notional rent, interest on capital employed by the entrepreneur, all the three. No, no, no. It should be cost of raw material as the right answer. ये होनी चाहिए explicit cost. ठीक है, लेकिन अब जो आंसर दिया है वो मैंने उनके हिसाब से मार्क करके आपके लिए लाया था मैं। Which of the following is an example of implicit cost? लेबर वेजेस तो एक्सप्लिसिट है, आपने पे करी। कार्टेज आपने पे करी। लीज चार्जेस आपने पे करा। यस, अपनी ही फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट जो है वो इम्प्लिसिट है, मतलब वो आपकी ओनरशिप में। इनमें से कौन सी कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होती है? ये क्या सवाल हुआ आपके लिए, वेरिएबल कॉस्ट। 61 लेबर सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड स्लोपिंग, वी ऑल नो। Which of these cost curve shape rectangular hyperbola? Average fixed cost. इनमें से कौन सी कॉस्ट लगातार गिरती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नीचे गिरती रहती है जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती हैं। सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसमें आप दोनों जोड़ लेते हो, जो आपने करी है, जो आपने नहीं भी करी। टोटल वैल्यू क्राइसिस विद इंक्रीजिंग रेट when law of dash is in operation, diminishing returns. टोटल वैल्यू की जगह टोटल यूटिलिटी भी क्राइसिस बोल सकते हैं उसको। The average total cost and average variable cost corresponding to production of 30 unit is 30 and 27 respectively the total fixed cost. हाँ चाहिए तो कैलकुलेट मैंने किया नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे 30 into 30 ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से वेरिएबल माइनस कर दो। 30 into 27 तो ये तो 900 हो गया शायद। 30 into 27 कितना हुआ? 810। 90 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों ट्रू फॉल्स। पहले आप ये 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए पहले और अपने आप से पूछिए कि क्या आपको ये 66 क्वेश्चन अच्छे से आ गए, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स शुरू करेंगे। ट्रू फॉल्स शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, ट्रू फॉल्स में हमारे पास एज यूजुअल आंसर्स रेडी हैं। अपने को सिर्फ ये डिस्कस करना है कि जो ट्रू है उसे लर्निंग करनी है, जो फॉल्स है उसमें देखना है कि वो क्यों फॉल्स हो गया। पहला, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मैन इज इकोनॉमिक मैन। बात ठीक है, इकोनॉमिक रैशनल ह्यूमन बीइंग हुआ करता है इंसान। अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। देखिए ये फिलोसफर्स की बातों को तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि इसमें लॉजिक मत ढूंढिए, किसने क्या कहा था, इसमें कहां तक लॉजिक आप देख पाएंगे। ये तो सिर्फ उनके द्वारा कही गई बातें हैं जिनका हमने सम्मान करके खाली याद रखना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी टोटल 60 के करीबन है, अराउंड हमारे पास लिस्ट है। 63 ट्रू फॉल्स हैं, फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। पॉजिटिव साइंस इज रिलेटेड विद जेबी से नो। माइक्रो एंड मैक्रो आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रैग्नर फ्रिश, करेक्ट।
साइंस इज प्रैक्टिकल बट आर्ट इज थ्योरेटिकल। कैसी बातें करते हैं ये लोग, ठीक है। Positive science does not relate to value judgments. Positive science talk about principles. It does not talk about judgments. Correct. Gross investment equals to net investment plus depreciation. Net investment depreciation हटाकर calculate होता है. So if you add it back, you will come to gross. Consumption depends not only on present income but also on future income. Absolutely. जब आप डेफर्ड पेमेंट सिस्टम पर चीजें खरीदते हैं ईएमआई पर, सो व्हेन यू बाय यू कंज्यूम एंड यू कंज्यूम नॉट विद द प्रेजेंट इनकम बट विद द प्रॉमिस टू पे एट लेटर डेट, है ना। चलो, वैल्यू पैराडॉक्स वाज डिपिक्टेड बाय लॉ ऑफ डिमांड। नो, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट डिपिक्ट एनी काइंड ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन। पीपीसी इज ऑल्सो कॉल्ड, यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहा जाता है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिजायर। हाँ, आसान शब्दों की बात करें, जनरल शब्दों की बात करें तो ये सच है। यूजुअली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। नो, यूजुअली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। द मोर यू हैव इनकम द मोर यू डिमांड द गुड्स एंड सर्विसेज। आज हमको ये बॉटल मान लीजिए एसेंशियल लगने लगे और हमारी इनकम बढ़ जाए तो हमको दूसरी बॉटल एसेंशियल लगने लगेगी और ये इंफीरियर लगने लगेगी। होता सिर्फ यही है। अगला, कंज्यूमर्स टेस्ट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड। कंज्यूमर टेस्ट जो है वो प्राइस से ज्यादा बड़ा फैक्टर कभी कभी बन जाते हैं डिमांड के लिए। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। हाँ, अगर इफ द प्राइस इज कमिंग डाउन एंड देन द डिमांड इज गोइंग अप, इट इज एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन कैन ऑल्सो हैपन। In case of exception of law of demand, price demand curve slopes downwards from left to right। देखो ऐसा है, लेफ्ट टू राइट तो वो वैसे भी मूव करता है, लेफ्ट टू राइट वो वैसे भी मूव करता है। जब वो एक्सेप्शन होगा तो वो लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करेगा, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो। कंफर्ट गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। No, they have elastic demand but little less. Price discrimination is possible due to elasticity. Yes, अगर हमको पता है कि elasticity है तो हम प्राइस कम ज्यादा ले सकते हैं लोगों से। The supply curve in case of land is parallel to x-axis. No, it's not parallel to x-axis. If there is more increase in demand and less increase in supply, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है बट थोड़ा कम बढ़ रही है तो प्राइस अप हो जाएगा, ठीक है, प्राइस विल राइज। इफ देयर इज मोर डिक्रीज इन सप्लाई एंड लेस डिक्रीज इन डिमांड, यानी दोनों घट रहे हैं बट सप्लाई ज्यादा घट रही है, सप्लाई ज्यादा घट रही है, डिमांड कम घट रही है, मतलब कंपैरेटिवली डिमांड ज्यादा है तो प्राइस राइज ही होएगा, ठीक है, प्राइस राइजेस। करेक्ट। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ऑब्वियसली इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को ही प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ऑल द फैक्टर्स विच आर अवेलेबल इन द शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। ऐसे थोड़ी होता है, शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, बस ये है कि लॉन्ग रन में फिक्स्ड नहीं रहता, वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर देन एपी कैन बी ऑब्टेन्ड। नो, the marginal product is not divided with number of unit, the total product is divided with the number of unit to arrive at the AP. Imperfect substitution is one of the reasons of diminishing marginal returns. हाँ, क्योंकि अगर perfect substitution होगा तो diminishing marginal return नहीं होगा। जब TP maximum होता है तो AP zero होता है। नहीं, जब TP maximum होता है तो AP भी maximum हो सकता है, ठीक है। The main cause for the U shape of LAC is long run average cost, is internal economics and internal diseconomics. क्या होता है कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को के जो लोअर पॉइंट है उसको मिला करके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करवाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर problems and your features inside the organization. There's nothing to do with the external features of the industry. Anyways, as a reason of external economies of scale, the LAC curve shifts upwards. Not at all. अभी तो हमने पढ़ा कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है,
that is not related with the long run, that is not related with the external reasons, that is always related to your internal factors. In perfect market, AR equals to MR is parallel to x-axis. हाँ भाई, एवरेज रेवेन्यू हो या मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज ऑन पैरेलल टू x-axis. इम्परफेक्ट मार्केट MR कर्व इज बिलो द AR कर्व, क्योंकि वो इम्परफेक्ट है, वहां पर इक्वलिटी नहीं आती दोनों में. In perfect market and imperfect market, the price is equal to average revenue. Correct. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि imperfect market में MR curve is below and not equal. Means of production contains only labor. How is that possible? Land, labor, capital, entrepreneurship, so many factors of production are there. Socialist economies usually have low inequality in wealth distribution. Yes, सामाजिक अर्थव्यवस्था यही कहती है कि सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, तो पैरिटी रहती है. डिस्पैरिटी होती भी है तो बहुत कम होती है, इग्नोरेबल होती है. Mixed economy is formed by the market rule. No, mixed economy is a mix of capitalist and socialist. So it has both forces, market as well as the state. Primitive society had sophisticated inputs of production. No, primitive society has easy inputs of production, simple inputs of production. Mode of production is postulated by Karl Marx. ये MCQ में भी था, ये MCQ में भी था, याद करिए. All economic goods are called as wants, क्योंकि वही तो आपकी desires, आपके need, आपकी wants को fulfill करेंगे. सभी economic goods क्या थे? जो tangible थे. और सभी इकोनॉमिक गुड्स क्या थे? जो टेंजिबल होने के साथ साथ उसके और डिटेल्ड फीचर क्या थे कि वो विजिबल थे, वो ट्रांसफर हो सकते थे. तो दोस्तों, सिर्फ रीड करने से आपको लगे कि कोई लाभ नहीं होता, कैसे नहीं होता? मैं आपको रीड करवा रहा हूं, आप खुद से करते नहीं करते वो अलग मसला है, लेकिन जब आप मेरे साथ रीड करेंगे तो लाजवाब लाभ होगा आपको, देखिएगा. बस अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करिएगा और इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा. बिल्कुल बहुत 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 सही तरीके से आप आगे चलते रहेंगे. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट. हाँ, जब भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है तो उसमें पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो सिंगल यूनिट ही तो होती है. पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारे लिए एक जैसा काम करती है. हम तो ये समझ लेते हैं कि जैसे पूरा देश एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया है. अब नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन. इफ देयर इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन S इक्वल्स टू I. कैसे पॉसिबल है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कैन नॉट बी इक्वल इवन इफ देयर इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ ग्रुप इन्वेस्टमेंट. यस. PPC शिफ्ट टुवर्ड राइट देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमी ग्रोइंग. करेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है, लेवल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते हैं, इकोनॉमी अपस्केल हो जाती है. राइट का मतलब है अपवर्ड शिफ्ट कर देता है कर्व. वेल्थ एंड वेलफेयर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. वेल्थ एक्यूमुलेट होती है तो वेलफेयर नहीं हो पाता. वेल्थ एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो पब्लिक वेलफेयर नहीं हो पाता. पब्लिक वेलफेयर करेंगे तो वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं हो पाती. दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. उसके बाद इनपुट्स आर आल्सो कॉल्ड आउटपुट. नो, इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, दे आर नॉट कॉल्ड आउटपुट. There is inverse relationship between income and demand. नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव रिलेशन. ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. इनकम बढ़ी तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स बढ़ी, कम नहीं हुई. द प्राइस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हाँ, वो तो है ही लॉ ऑफ डिमांड. वैल्यू ऑफ पैराडॉक्स इज डिपिक्टेड बाय लॉ ऑफ डिमांड. यस, दिस इज नॉट सेम बट दिस इज शोन बाय लॉ ऑफ डिमांड. दोनों एक नहीं है, ये याद रखना. Perfectly elastic demand curve is parallel to x-axis. Parallel to x-axis. Yes, बिल्कुल, जितना चेंज होगा उतना वो भी चेंज होगा. Law of supply explains the functional relationship between supply of goods and the demand. नहीं नहीं नहीं. Law of supply does not show the relation between supply and demand. ठीक है. The supply curve in case of labor is parallel to y-axis. No. Supply curve in case of labor is never parallel to y-axis. कभी नहीं होता. Durable goods have less elastic supply. No,
ड्यूरेबल गुड्स हैव मोर इलास्टिक सप्लाई। नहीं खरीदेगा ना आदमी कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगर वो महंगे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो कोई वो वाला प्रोडक्ट थोड़ी है जो नेसेसिटी है, डेली रूटीन है, लेना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ रेयर गुड्स द सप्लाई कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। नो, इफ द प्राइस, देखो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या कहा था कि ग्राफ बनाने को पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन ग्राफ को अच्छे से लर्न करके, ड्रॉ करके, समझ कर, हाथ से खुद बनाकर फिर जाना पेपर में। जब तुम सारे ग्राफ खुद बनाकर एग्जाम हॉल में जाओगे तो तुमको ये सारे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है ना? इफ द प्राइस इज लेस देन द इक्विवेलेंट प्राइस दैट लीड्स टू एक्सेस सप्लाई। नो 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 नो, द रिवर्स हैपेंस। If there is excess supply, the price is less than the equivalent price. Opposite statement है. If the price is more than equivalent price, that leads to excess supply. Correct. ठीक है? Equivalent price is determined when the demand is equal to supply. वो MCQ में भी था. Land is subject to diminishing return. हाँ, वो धीरे धीरे उसकी जो land है उसकी fertility कम होती चली जाती है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देती है। ऑल द लेबरर्स हैव इक्वल एफिशिएंसी। हाउ इज दैट पॉसिबल? कैपिटल कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज दैट कैन ऑफर बेटर वेजेस, दैट कैन ऑफर सैलरीज, दैट कैन ऑफर ग्रेट वर्किंग कंडीशन, दैट कैन अट्रैक्ट पीपल। डिसीजन मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल। नो, डिसीजन मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। राइज इन द प्राइस ऑफ इनपुट इज वन ऑफ द cause for diminishing returns to scale, क्योंकि वो महंगे हो जाते हैं तो we buy less of it and we produce less of the output. The cost of the owned resource used by the firm is implicit. Yes, implicit, जो हमने खर्चा नहीं करा लेकिन कर सकते थे, ठीक है? In the long run distinction is made between variable and fixed. No, in the long run distinction is not made between fixed and variable. Everything becomes variable. Average fixed cost is always downward sloping but never touches x axis. Correct, वो गिरती जाती है but कभी जीरो नहीं होती. When average cost falls as a result of increase in output, marginal cost is less than the average. वो थोड़े कम बढ़ती है, ठीक है? Short run cost curves are also called panning curves. नहीं, short run cost curves are not panning curves. दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के ऊपर लाइन है, तो आपको लर्न करना चाहिए कि अगर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व पैनिंग कर्व नहीं है तो कौन है पैनिंग कर्व? आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स है। जब आप ट्रू फॉल्स पढ़ रहे होते हो तो बस आपको TTFF नहीं लर्न करना है, आपको TTFF के साथ साथ उसके पीछे के लॉजिक्स भी लर्न करने, ठीक है? तो अब हमारी पास इसके बाद बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की। अब शुरू करते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द क्विक रिवीजन। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की। चैप्टर नंबर 1 के जो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हैं उनको करने के बाद आपका एक और 20 नंबर का भरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। 35 नंबर आपके पिछली मुलाकात में आ गए थे। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि अगले 35 आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है? तो 70 नंबर की इकोनॉमिक्स आप सब तक पहुंच चुकेगी जब तक आप इस वीडियो को एंड करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से आपके रिजल्ट के लिए। एग्जाम तो अच्छा जाएगा तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा। खैर, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स को वन लाइनर समझकर याद कर लेना चाहिए। आप ये मान लीजिए ना कि ये वन लाइनर समरी है। आप ऐसे पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू डैश इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। नो, ऐसे नहीं करना आपने। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने से ट्रेडिशनल वाला फेलियर आ जाता है। अपने को मॉडर्न तरीके से पढ़ना है और मॉडर्न वाली जो मार्किंग स्कीम है उससे नंबर हमारे बढ़ेंगे। कैसे? आप ये समझो कि पूरा चैप्टर 1 पढ़कर आप लोगों ने समरी के कुछ पॉइंट्स बना लिए और वो यहां पर आ गए। अकॉर्डिंग टू जेबी से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, बात खत्म। साइंस ऑफ वेल्थ जेबी से साइंस ऑफ वेल्थ जेबी से, बस। अब अगर कल को इसका एमसीक्यू बनकर आ गया ना तो भी तुम कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ठीक है ना? ऐसे समझो बात को। नेक्स्ट,
According to dash definition, economics is a social science. According to welfare, according to Marshall, top priority इंसानों को दी जाती है, ठीक है. According to dash Robbins, यहां पर dash है नहीं, वैसे ही गलत है. According to Robbins, economics must be neutral between ends. आपको आपके कारोबार से, आपकी आर्थिक स्थिति से देश को, समाज को, अर्थव्यवस्था को, फर्म को, इंडस्ट्री को, मार्केट को क्या प्राप्त होगा, इकोनॉमिक्स को इससे न्यूट्रल होना चाहिए, वरना इकोनॉमिक्स बायस हो जाएगा. इकोनॉमिक्स विल गिव यू द न्यूट्रल प्रिंसिपल्स कि ये होता है और ऐसे ऐसे होता है, बात खत्म. देखिए, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अगर एक रिसोर्स को एक से ज्यादा जगह यूज किया जा सकता है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो होगी ही. अकॉर्डिंग टू डैश डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स एनालिटिकल साइंस, स्कार्सिटी डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा है. ग्रोथ डेफिनेशन इज एसोसिएटेड विद सैमुअलसन. ग्रोथ डेफिनेशन कहती है कि वेलफेयर होना चाहिए और स्कार्सिटी को सॉल्व करना है. देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा उस पर. मैं आपको 9 और 10 जूम करके दिखाता हूं. 9 और 10 बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. डिडक्टिव और इंडक्टिव, ये दो मेथड हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के, लॉजिक को समझने के, उसको एनालाइज करने के. जनरल से पर्टिकुलर पर जाते हैं तो डिडक्टिव होता है, और पर्टिकुलर से जनरल पर आते हैं तो इंडक्टिव होता है. लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड और ऑब्वियसली प्राइस में. अगर दो या दो से ज्यादा सामान सेम वांट को सेटिस्फाई करें तो उनको कॉम्प्लीमेंटर्स कहा जाता है. अगर इंफीरियर गुड्स होंगे और इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो इंफीरियर वाला सामान हम कम खरीदेंगे. द सेम क्वेश्चन वाज देयर इन द एमसीक्यू आल्सो. दोस्तों, मैं कई बार साबित कर चुका, अब मैं चैप्टर के अंत में और कुछ साबित नहीं करना चाहता. अभी आपको पता चल चुका है मैं क्या समझा रहा हूं बहुत देर से. तो ये चारों चैप्टर्स के हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर जाना है और बार बार करके जाना है. बार बार का मतलब है 7 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार करना चाहे कर लीजिए. उल्टी आने लगे आपको बार बार करते वक्त, बट करते रहिएगा. डिमांड इंक्रीज हो गई ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स इज कॉल्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. वो डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, वो स्लोप को ही केवल डिफाइन नहीं करता. टोटल आउटले मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं. वो तो आउटले और एक्सपेंडिचर एक ही चीज है. मोनोपोली में फिक्सेस द फ्यूअर प्राइसेस इफ द डिमांड इज मोर इलास्टिक. एग्जैक्टली, आप जानते हो कि डिमांड इलास्टिक है, आपका नुकसान हो सकता है, तो ज्यादा प्राइसेस में वेल्युएशन नहीं करना है अपने को. अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टू पोस्टपोन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, द इलास्टिसिटी इज लेस. भाई, अगर हम कुछ भी करके वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमें तो चाहिए ही वो प्रोडक्ट, कुछ कर लो उसको तो बना करने नहीं वाला आदमी खरीदने से. तो जब सबको चाहिए और पक्का चाहिए तो इलास्टिसिटी ज्यादा कहां हुई? वो तो जीरो लिहाज में नहीं लिखा, वहां पर लेस लिख रखा है. एनीवे, सप्लाई कर्व इन द केस ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग. ग्राफ प्लीज पढ़ के जाइएगा. सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब सप्लाई अनलिमिटेड है. परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों के कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकते बॉस. फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, राइट? इफ इट इज प्रेजेंट देयर हैज टू बी सम फिक्स्ड कॉस्ट. कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट, इम्प्लिसिट. दो थी ना, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट. जिसमें कोई खर्चा नहीं है, जिसमें कहीं कोई एक्सपेंस नहीं जा रहा, वो क्या है? वो इम्प्लिसिट है. अकाउंटिंग कॉस्ट आर इक्वल टू एक्सप्लिसिट, क्योंकि उसने वही खर्चे लेने जो हुए हैं. जो खर्चे हुए नहीं, नोशनल अकाउंट्स नहीं मान सकता कि साहब ये बिल्डिंग हमारी है, अगर हम किसी और की होती तो जो किराया देते उसकी अकाउंटिंग करो. अरे कैसे कर लो भाई, होगा तभी करेंगे. नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट बी पेड इवन इफ द फर्म लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो. है ना, कुछ भी हो जाए, जब टोटल रेवेन्यू इकोनॉमिक कॉस्ट के इक्वल हो जाए तब आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं. करेक्ट.
तो TCN और TCN-1 पता है आपको? वैसे ही n कैपिटल नहीं होना चाहिए था, स्मॉल n होना चाहिए था, एक सबस्क्रिप्ट टाइप. इट इज टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट्स इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. एक यूनिट अधिक बनाने का जो खर्चा है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व विल बी यू शेप्ड. वो जैसे छोटे छोटे यू बनते हैं, फिर एक लॉन्ग रन में बड़ा यू बनता है, अम्ब्रेला कट. द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीबीसी एंड टीसी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. जो गैप क्रिएट हुआ, एवरेज कॉस्ट अगर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो गई, इसका मतलब अब उससे ज्यादा कम एवरेज कॉस्ट नहीं हो सकती. वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट हम कह सकते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें रहती हैं, मार्केट भी और स्टेट भी. मतलब उसमें एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट भी होता है और उसमें कैपिटल कॉन्सेप्ट भी होता है. मार्केट इकोनॉमी में इंटरैक्शंस होती हैं दो फोर्सेस की, डिमांड और सप्लाई. तो डिमांड वाले लोग डिमांडर, सप्लाई वाले लोग सप्लायर, उनके इंटरैक्शन से प्राइस मूवमेंट फाइनलाइज होता है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज पोस्टुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स. एमसीक्यू में भी था. लेबर एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब आउटपुट की वैल्यू मटेरियल से ज्यादा हो. सही बात है, देखो ध्यान से सुनना. मटेरियल से बनने वाले आउटपुट की वैल्यू बहुत हाई है, तो हम लेबर एक्सप्लॉयटेशन करके कुछ भी करके ज्यादा से ज्यादा मटेरियल यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना चाहेंगे. हम लेबर का एक्सप्लॉयटेशन का केयर नहीं करेंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि लेबर का किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज टू इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट. मैं तो कहता हूं इंपॉर्टेंट छोड़िए, सिंगल रोल ही वो है भाई. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इकलौता रोल क्या है? प्रोडक्शन. अंग्रेजी को दोबारा सुनिए. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साधन क्या करते हैं? प्रोडक्शन. और क्या होगा? पीपीसी कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, पीपीएफ और पीपीसी. प्रोडक्शन मतलब यूटिलिटी का क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ यूजफुलनेस. पीपीसी कर्व इज कॉन्केव टू ओरिजिन बिकॉज एमआरटी गोज ऑन इंक्रीज. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक. कैपिटल में जो पैसे और लगाए गए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट बॉन्ड अगर एक इंडिविजुअल के पास हो तो वो क्या है? सरकार की वेल्थ थोड़ी है. गवर्नमेंट के द्वारा जारी करे गए बॉन्ड अगर किसी इंडिविजुअल के हाथ में है तो वो उसकी पर्सनल वेल्थ हुई ना. ठीक है. गवर्नमेंट पॉलिसी कैन डिटरमाइन द सप्लाई. देखो यहां पर 41 में होना चाहिए था, गवर्नमेंट पॉलिसी कैन डिटरमाइन सप्लाई ऑफ मनी, या गवर्नमेंट पॉलिसी कैन अफेक्ट सप्लाई. बट ठीक है, जैसा है. सप्लाई इज द पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द गुड्स. द मोर स्टॉक द मोर सप्लाई. लैंड इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. करेक्ट, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है और उसको मैन मेड तरीके से रीयूज नहीं करा जा सकता. व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई आर चेंज्ड इन सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, प्राइस तो रुक जाएगा ना. जितने डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ गई, या जितनी डिमांड घटी उतनी ही सप्लाई घट गई, तो बराबर परसेंटेज है, तो प्राइस क्यों बदलेगा भाई? लेस इंक्रीज इन सप्लाई एंड मोर इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू प्राइस राइज. करेक्ट. ठीक है. व्हेन डिमांड इज इंक्रीज एंड सप्लाई इज डिक्रीज, जब डिमांड बढ़ गई, डिमांड जो है वो बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. डिमांड ज्यादा है, ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर पाएंगे. लेस इंक्रीज इन डिमांड एंड मोर इंक्रीज इन सप्लाई. डिमांड में कमी आई और सप्लाई में इंक्रीज हो गया तो प्राइस कम ही होगा. फिर तो डिमांड डिक्रीज हुई और सप्लाई इंक्रीज हुई तो भी प्राइस कम होगा. ये एमसीक्यू में भी था, ट्रू फॉल्स में भी था. वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ किससे रिलेटेड है? शॉर्ट रन से. प्रोडक्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग पॉलिसी. ये एमसीक्यू में आ चुका है एक बार. एमक्यू पे में भी ये मैंने देखा था कि मार्केटिंग पॉलिसी के सेंटर में कौन होता है. पता गलती से बच्चे क्या टिक करेंगे? कंज्यूमर. क्योंकि उनको लगेगा मार्केटिंग पॉलिसी के सेंटर में कंज्यूमर होना चाहिए. मार्केटिंग पॉलिसी के सेंटर में कोई और क्यों हो सकता है? मार्केटिंग पॉलिसी के सेंटर में प्रोडक्ट होगा. इज द राइट आंसर. प्रोडक्ट, प्रोडक्शन क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी. वो रूप बदलते हैं, आप इनपुट को प्रोसेस करते हैं, उसके फॉर्म्स, उसके फीचर्स बदल जाते हैं. नाउ अ प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट. लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर. ठीक है. ऑल्दो मैन इज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ नेचर, बट लैंड इज गिफ्ट ऑफ नेचर.
देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 3 ही तो होती हैं स्टेजेस, आपने ग्राफ में भी देखा होगा, डायग्राम में देखा होगा. कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अ प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, right? You put to use the capital in various form. Capital is not only money. If you invest assets into an enterprise, that is also a capital. Law of variable proportion was developed by Marshall. Returns to a variable factor operates in short run, क्योंकि हमने पढ़ा है वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम शॉर्ट रन में चलता है. All factors of production become variable in the long run. जब आउटपुट बढ़ता है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटती है, डिक्लाइंस. ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, एलएसी कर्व इज यू शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही ऑल्टरनेटिव कॉस्ट बोलते हैं. अब ये शब्द तुम्हें कैच करने चाहिए. ऑल्टरनेटिव, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ऑल्टरनेटिव. ये तो कविता नहीं है और ना मैं कवि सम्मेलन कर रहा हूं. ये वो बातें हैं जो तुम पढ़ते तो शायद सो जाते. ये वो बातें हैं जो तुम देखोगे, सुनोगे तो शायद ज्यादा याद रह जाएंगी. The additional cost incurred to produce an additional marginal, आधे वे सेंटेंस से ही तुम समझ जाओगे. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और आउटपुट हैव इनवर्स फंक्शनल रिलेशन. हाँ, वो तो देखो ऐसा होता है ना कि आउटपुट बढ़ता है तो एएफसी कम हो जाती है, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होती है ना. और तुमने एक बात नोटिस करी, एक जैसे टॉपिक पे 4-4, 5-5 सवाल हैं और एक ही बात पर घुमा घुमा करके, है ना. खैर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है. कैपिटल इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन बाय डेप्रिसिएशन. धीरे धीरे आपकी लगाई हुई एसेट्स यूज होती हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल सिर्फ कैश नहीं होता. कैपिटल इज एवरी एसेट दैट यू हैव पुट इनटू द बिजनेस एंड दैट डेप्रिशिएट्स. हाँ जी. हेबरर प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी. एलएसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग. ठीक है. प्लानिंग वो एनवेलप कर्व, क्योंकि वो छोटे छोटे कर्व को कवर कर लेता है. ये क्या है? सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज 1,25,000. टोटल कॉस्ट 1,25,000 है, इम्प्लिसिट 35 है, नॉर्मल प्रॉफिट 25 है. तो एक्सप्लिसिट, अरे सब माइनस कर दो ना. 1,25,000 में पहले प्रॉफिट माइनस करो 25,000, तो कॉस्ट है 1,00,000. 1,00,000 में से 35,000 इम्प्लिसिट है तो बची हुई एक्सप्लिसिट होगी. 35,000 इम्प्लिसिट है तो बची हुई एक्सप्लिसिट होगी, दैट इज 65,000. 65,000 इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सिंपल. ठीक है. हाँ, बस मैच द फॉलोइंग आप जरूर कर लीजिएगा. मैच द फॉलोइंग मुझे ठीक नहीं लगा कि यहां पर इसको कवर करना चाहिए. दोस्तों, मैं फिर एक बार दोबारा बता रहा हूं, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम. आपको अपनी शक्ति पर भी कोई शक नहीं करना है. आप अपनी शक्तियों पर बहुत शक करते हैं, मुझे पता है. आपको इस किताब और इसके सवाल की शक्तियों पर शक नहीं करना है. आपको सीएमए इंस्टीट्यूट के पेपर पर ओवर भरोसा नहीं करना है कि साहब वो तो भारी आएगा. एक गलत मिथ जो लोगों के दिमाग में रहता है वो नहीं रखना है. मुस्कुराते हुए जाएंगे, मुस्कुराते हुए हम सही उत्तर को टिक करके आएंगे और मुस्कुराते हुए पास हो जाएंगे. स्ट्रेस करने से जो आता होगा वो भी चला जाएगा. ये 100 नंबर का पेपर है, लेकिन ये 400 नंबर का अकेला पेपर नहीं है, है ना. अच्छा स्कोर करिए, बढ़िया से पढ़िए. जब भी समय मिले इन्हीं प्रश्नों को बार बार करते रहिए. कुछ और करने की जरूरत नहीं है. टोटल कवरेज अगर आप करना चाहते हैं तो मॉडल क्वेश्चन पेपर करिए. पास्ट ईयर पेपर तो शायद आपको मिल नहीं पाएगा, वो तो पहले तो रख ही लिया जाता था सेंटर पे. तो मॉडल क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लीजिए और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन बैंक है, एमसीक्यू बैंक, वो कर लीजिए. नथिंग एल्स टू बी डन. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय.